हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। तो आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो है फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा, फोर्स। पर क्या आपको ये पता है कि फोर्स होती क्या है? हम कैसे फोर्स को अप्लाई करते हैं? देखिए, चलो शुरू करते हैं। फोर्स फोर्स होता है एक पुश या फिर एक पुल। मतलब हम डेफिनेशन से जानते हैं, व्हेन वी ओपन और क्लोज अ डोर वी आइदर पुश और पुल इट्स हैंडल। अगर हमें किसी डोर को बंद करना है या खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो उसके हैंडल को पुश करना पड़ेगा या फिर उसके हैंडल को पुल करना पड़ेगा, चाहे धक्का देना पड़ेगा चाहे खींचना पड़ेगा। ठीक है। ये हमें क्या दिखाता है कि एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें चाहे तो एक धक्का लगाना पड़ेगा या उसको खींचना पड़ेगा, और उसी को हम कहते हैं फोर्स। किसी भी चीज को धक्का लगाना या फिर उसको पुल करना फोर्स कहलाता है। The way in which the object is pushed or pulled is the direction of force. तो अब हम जानेंगे फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक कार है और पीछे से पर्सन उसको पुश कर रहा है। ठीक है, पुश कर रहा है तो कार को इस डायरेक्शन में कर रहा है पुश, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो कार कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जिसमें कार मूव कर रही है फोर्स लगने के बाद, वो डायरेक्शन कहलाएगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो एग्जांपल इसमें से अगला देखते हैं। वी पुश अ डोर अवे फ्रॉम अस। हम डोर को अपने से दूर पुश करते हैं उसको खोलने के लिए, और अपने तरफ खींचते हैं उसको बंद करने के लिए। ठीक है। फिर इन डेली लाइफ वी यूज फोर्स इन मैनी वेज। हम डेली लाइफ में फोर्स को बहुत अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। जैसे पुश, किसी चीज को पुश करना, ये हमने जान लिया। पुल करना, खींचना है किसी चीज को, जान लिया। लिफ्ट करना है, किसी बॉक्स को उठाना है, किसी चीज को उठाना है, उसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे। किसी चीज को स्ट्रेच करना है, खींचना है, ट्विस्ट करना है, मोड़ना है, फिर प्रेस करना है, किसी को दबाना है। हम हर चीज में फोर्स का अप्लाई कर रहे हैं। फिर किकिंग अ फुटबॉल, किसी फुटबॉल को किक कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अपने पैरों से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फिर एक डोर को खींच रहे हो, अपने हाथ से फोर्स अप्लाई कर रहे हो। एक बॉक्स को उठा रहे हो, एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हो, एक वेट वेट क्लॉथ है, एक गीला कपड़ा है, उसको ट्विस्ट कर रहे हो, मोड़ रहे हो, निचोड़ रहे हो। ठीक है। फिर एक कार के ब्रेक पेडल को प्रेस कर रहे हो। इन सब में क्या इन्वॉल्व है? फोर्स इन्वॉल्व है। विंड ऑल्सो एक्सर्ट्स फोर्स, हवा भी फोर्स लगाती है। हमने कैसे पता किया? देखिए, अगर मान लीजिए तूफान चल रहा है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है तो क्या होगा? पत्ते वगैरह उड़ेंगे। क्यों उड़ेंगे? क्योंकि विंड ने क्या किया? फोर्स लगाई। इसीलिए वो पत्ते, ड्राई लीव्स जो है उनको उड़ा देती है। और फिर छत भी उड़ जाती है कुछ कुछ घरों की। तो जब ज्यादा तूफान आते हैं तो क्यों उड़ रहे हैं? वो फोर्स लगा रही है विंड। फिर काइट उड़ती है, पतंग उड़ती है आसमान में, वो विंड की फोर्स से ही तो उड़ती है। फिर इन फिजिक्स, इंटरेक्शन मीन्स रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ईच एक्ट्स ऑन अदर एंड प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट। फिजिक्स में इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों के बीच में रेसिप्रोकल एक्शन, उल्टा एक्शन, वो दोनों एक दूसरे पर एक्ट करेंगे और एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना तो फोर्स अप्लाई भी नहीं होगी। देखिए, अ फोर्स ऑलवेज अराइजेज फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एक फोर्स तभी होती है, तभी लगती है जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। अगर उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगी। दो ऑब्जेक्ट को कम से कम इंटरेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो फोर्स का एक इफेक्ट दिखा सके। जैसे कि एक एग्जांपल है, हम मैन वाले ले लेते हैं। ये पर्सन है, वो क्या कर रहा है? कार को पुश कर रहा है, यहां से कार को पुश कर रहा है। मान लीजिए ये पर्सन कार को पुश ना करे, पीछे खड़ा रहे, तो क्या कार मूव करेगी? एक बार के लिए हमने मान लिया कार खराब है, जब तक वो पर्सन कार को पुश नहीं करेगा वो कार मूव नहीं करेगी। इंटरेक्शन नहीं होगा, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक्ट नहीं करेंगे, तो कार मूव नहीं करेगी। इफेक्ट नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगी तो इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ये पर्सन उस कार को धक्का लगाएगा वो मूव करेगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन होने के बाद क्या होगा? फोर्स अप्लाई होगी। अप्लाई होने के बाद क्या होगा? इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पे यही दिखा रखा है।
If a man is standing behind a car without touching it, there is no interaction and hence no force on the car. अगर एक पर्सन है वो कार के पीछे खड़ा है, बिना उसको टच किए तो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो फोर्स भी कार पे नहीं लगेगी और वो रेस्ट पे रहेगी। रेस्ट मोशन क्या होता है, मतलब कि वो हिलेगी नहीं, बिल्कुल जहां है वैसी रहेगी। पर जब वो पर्सन है उसको कार को पुश करेगा तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, कार के और मैन के बीच में। फिर क्या होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो फोर्स कार पे एक्ट करेगी और उसको मूव करवाएगी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने कार को पुश किया है। यहाँ पे दोनों इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स कौन है, मैन और कार, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और फोर्स तभी अप्लाई हुई है जब हमने इंटरेक्ट करवाया है। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। A force can be large or small, which is measured by its magnitude in the SI unit Newton. फोर्स बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि फोर्स एक ही यूनिट की होगी। न्यूटन में हम उस फोर्स को मापते हैं कि कितनी फोर्स को हम लगाया है। जरूरी नहीं है कि फोर्स हमेशा मीडियम ही होगी, कभी भी बड़ी भी हो सकती है, कभी छोटी भी हो सकती है। सबकी फोर्स सेम नहीं होती, सबकी फोर्स लगाने की कैपेसिटी सेम नहीं होती। छोटा बच्चा है कम फोर्स लगाएगा, ज्यादा बड़ा आदमी है तो ज्यादा फोर्स लगा सकता है। तो उसके मैग्नीट्यूड से हम उसको मापते हैं, किस कौन सी यूनिट में, एसआई यूनिट में, जो है उसकी न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में मानते हैं। एक न्यूटन फोर्स 1 किलो के ऑब्जेक्ट को मूव करवाने में मदद करवाती है 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे, ठीक है। अलोंग विद मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड चेंज कर सकती है और इफेक्ट जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। मान लीजिए यहाँ पे एक ये बॉक्स है, ठीक है। यहां से एक पर्सन, इस क्रॉस को आप पर्सन मान लीजिए, ये पर्सन है, उस बॉक्स को सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा पर्सन है, वो भी इस बॉक्स को इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये दोनों क्रॉस हैं, ये दोनों पर्सन मान रखे हैं हमने। ये दोनों एक ही डायरेक्शन से अगर बॉक्स को पुश करेंगे तो उसको मूव करवाना आसान होगा। फिर आगे क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, एक डायरेक्शन वाला। फिर है ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाएगी हमारी, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगेगी। पर फिर क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी, जो थर्ड पॉइंट में है हमारे, और वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। फिर है ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, पर हम ये बड़े वाले क्रॉस को मान लेते हैं कि ये इससे ज्यादा फोर्स लग रही है, इस डायरेक्शन से हम मान लेते हैं ज्यादा फोर्स लग रही है। अगर इस डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स लग रही है तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं करेगा, थोड़ा सा आराम से करेगा, क्योंकि वहां से भी अपोजिट फोर्स लग रही है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देंगे, मतलब कि इनके डिफरेंस को हम नेट फोर्स कह देंगे, ठीक है। फिर है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि हम फोर्स को देख नहीं सकते, पर हम उसको इफेक्ट्स को देख सकते हैं। फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम लगा रहे हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो फोर्स कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है हम जानते हैं। सबसे पहले मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब कि कोई भी स्थिर स्थिर ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करवा सकती है। जैसे कि किसी फुटबॉल को हम किक करेंगे तो वो क्या होगी, रोल करने लग जाएगी, मूव करवा दिया हमने। फिर स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर देंगे। मैं गोलकीपर होता है, वो एक मूविंग बॉल को स्टॉप करता है, रोकता है। फिर है चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, हिल रहा है, उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकती है। मान लीजिए हम एक बच्चा बाइसाइकिल चला रहा है, उसके पीछे से अगर हम धक्का लगाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, फिर ब्रेक्स लगाएंगे तो वो स्लो डाउन हो जाएगी स्पीड। फिर है चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट,
कैसे, यहां से एक बॉल आ रही है, क्रिकेट बॉल मान लीजिए, इस डायरेक्शन में आ रही है, उस पे बैट से हमने हिट किया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बॉल की, डायरेक्शन चेंज कर दी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है। फिर चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप चेंज कर सकते हैं हम उस पर फोर्स लगा के। एक रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो चेंज हो रहा है, प्रेसिंग डो, आटे को गूंथते हैं उसको दबाएंगे तो क्या होगा, उसका शेप या साइज चेंज होगा, साइज चेंज होगा। फिर स्क्वीजिंग अ टूथपेस्ट ट्यूब, एक टूथपेस्ट की ट्यूब है उसको हम स्क्वीज करेंगे, निचोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका शेप भी चेंज होगा, ठीक है। फिर मेटल पे हम हथौड़ा मारेंगे तो होगा। Thus a force can change the state of motion or the shape of an object. तो फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी मोशन, कोई भी मोशन हो रहा है उसकी स्टेट को चेंज कर सकती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकती है। फिर है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 5 टाइप की कॉमन फोर्सेस हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फर्स्ट मस्कुलर फोर्स, सेकंड फ्रिक्शनल फोर्स, थर्ड मैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फिफ्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हम फ्रिक्शन भी कहते हैं। मेन ग्रुप्स ऑफ फोर्स, इन पांचों फोर्स को हमने 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कौन से, सबसे पहले है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है कि फिजिकल टच होना चाहिए, फोर्स लगाने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर टच करना पड़े तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्स, देन फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फिर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में अगर फिजिकल टच चाहिए तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में फिजिकल टच नहीं चाहिए, किसी डिस्टेंस से ही हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने की जरूरत नहीं है उस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाने के लिए। तो उसके 3 टाइप होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। सबसे पहले है उसमें मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, जो फोर्स हम अपनी मसल से अप्लाई करते हैं उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी बुक को उठा रहे हैं, किसी कार्ट है उसको पुश कर रहे हैं, कुएं में से पानी निकाल रहे हैं, एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं, उन सब में क्या हम अपनी मसल्स का यूज कर रहे हैं ना, हमारे हाथ पैर की बॉडी की मसल्स का यूज हो रहा है, तो क्या फोर्स होगी, ये मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स आल्सो यूज मस्कुलर फोर्स, ओक्स पुलिंग अ प्लो, कोई भी ओक्स है उसको वो प्लो पुल कर रहा है, कोई भी हॉर्स है वो कार्ट खींच रहा है, तो क्या इनमें सब में क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है। एलिफेंट वो लकड़ियों का गट्ठा पुल कर रहा है, खींच रहा है, तो क्या कर, कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहा है वो, मस्कुलर फोर्स। एक्ट्स ओनली व्हेन इन कांटेक्ट, सिर्फ ये तभी एक्ट करती है जब ये कांटेक्ट में हो, जब तक हम किसी चीज को टच नहीं करेंगे, मान लीजिए बुक का एग्जांपल था, उसको जब तक हम टच नहीं करेंगे क्या हम उसको उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, क्यों, क्योंकि मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है, बिना कांटेक्ट के वो अप्लाई नहीं होती। ये वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, फुटबॉल को किक करना बताया था, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, ये प्लो पुल कर रहे हैं उसमें भी मस्कुलर फोर्स लग रही है। आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। देखिए आप किसी भी बॉल को अगर ग्राउंड पे पुश करते हैं वो रोल करना स्टार्ट करती है, क्या वो हमेशा ही रोल करती रहेगी, कभी ना कभी रुकेगी, क्यों रुक रही है वो, हमने तो फोर्स लगा दी, वो फोर्स रुक क्यों गई, हमने एक बार फोर्स अप्लाई कर दी पर फिर वो रुक क्यों गई बॉल, उस पर मतलब कि कोई ना कोई तो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है उस पर, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि वो हमेशा मोशन को अपोज करती है, रोकती है। कौन लगाता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ग्राउंड या फिर कोई भी फ्लोर, ठीक है। जब 2 सरफेस एक दूसरे को टच करते हैं तभी फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है, जैसे कि एक मूविंग बॉल अपने आप रुक जाती है अगर वो ग्राउंड के कांटेक्ट में हो, एक बाइसाइकिल रुक जाता है जब पेडलिंग रुक जाती है, उसको पेडल करना रोक देते हैं हम। फिर एक बोट है वो वाटर में स्लो स्लो हो जाती है। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर इस डायरेक्शन में हमारा मोशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। इस पिक्चर से देखते हैं, ये पर्सन है,
वो बॉक्स को इस साइड मूव कर रहा है, मोशन इस साइड फोर्स लगा रहा है, मोशन हो रहा है बॉक्स का, पुशिंग फोर्स इस साइड है, ग्राउंड जो है उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहा है। कौन सी फोर्स लगा रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो मोशन को रोकती है। उसके बाद हम जानेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में सबसे पहले हम जानेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? जैसे कि आपने मैग्नेट यूज किए होंगे, बचपन में खेले होंगे मैग्नेट के साथ। वो कैसे कैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि आयरन है, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ऐसे ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेट में अट्रैक्ट करते हैं। तो एक मैग्नेट जब जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। आपने कभी मतलब कि जब तक मैग्नेट फोर्स लगाता है, वो क्या दूर से लगा देता है या फिर ऑब्जेक्ट के पास जाके लगाता है? क्या हमें उसको टच करवाना पड़ता है? नहीं करवाना पड़ता। हम दूर से एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, वो अपने आसपास एक इतना, मान लीजिए इसको एक फील्ड जनरेट कर लेता है, एक फील्ड जनरेट कर लेता है, मतलब कि इस एरिया में अगर कोई भी ऐसी आयरन जैसी चीज आई तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, बिना कॉन्टैक्ट के। टच नहीं किया ना मैग्नेट ने अभी तक, बाद वो अपने आप खिंच के आई है, मैग्नेट ने उसको टच करके नहीं किया, ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। लाइक पोल्स, फिर है लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स। ये एक बार मैग्नेट मान लेते हैं, दो बार मैग्नेट ले लेते हैं, इस साइड को मान लेते हैं नॉर्थ, इस साइड को मान लेते हैं साउथ। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे की अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। अगर लाइक फोर्स जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ को हम एक साथ लेके आएंगे तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, वो चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। पर अगर हम अनलाइक फोर्स पोल्स को लेके आएंगे, जैसे कि नॉर्थ और साउथ या साउथ और नॉर्थ, अगर हम उनको करीब लेके आएंगे उस फील्ड में, मैग्नेट वाले फील्ड में, तो क्या होगा? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि फ्रिज के डोर है, वो एक डिस्टेंस से अपने आप बंद हो जाते हैं। हम इतना, मतलब कि ये फ्रिज का डोर है, इतना हमने बंद कर दिया, वो आगे अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों? उसमें मैग्नेट लगा हुआ है। टॉयज, सेपरेटिंग स्क्रैप आयरन। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो होती है जो इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स के द्वारा लगाई जाती है। इलेक्ट्रिकली चार्ज भी कैसे ऑब्जेक्ट्स? जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने उसको बहुत देर तक रब किया, जैसे कि आपने बचपन में किया होगा, स्केल होता है ना, स्केल को अपने बालों पर रगड़ लिया, थोड़ी देर तक रगड़ लिया, उसके बाद क्या करते थे आप? वो पेपर के पीसीज है ना, उनको अट्रैक्ट करता था। क्यों करता था? क्योंकि जो पेपर के पीसीज हैं वो वो चार्ज नहीं है, और हमारा स्केल जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है रब करने के बाद। फिर क्या होता है? वो अट्रैक्ट करता है। एग्जाम्पल में कोम्ब, जो कोम्ब ड्राई एयर्स में रब हुआ होता है, वो भी करता है अट्रैक्ट टाइनी पेपर पीसेस को। फिर एक बैलून है, वो वॉल से स्टिक हो जाता है, ठीक है। फिर है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब कि यहाँ पे आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए, हमारे हेयर के चार्जेस को हमने पॉजिटिव ले लिया और बैलून के चार्जेस को हमने नेगेटिव ले लिया। आपने कभी देखा है दो बैलून होते हैं, उनको अगर हम पास लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के पास जाके नहीं चिपकेंगे। पर अगर हम बैलून को अपने बालों के पास लेके आएंगे तो क्या वो बैलून अपने हमारे बालों को अट्रैक्ट करेगा? हाँ, करेगा, क्योंकि ये दोनों चार्जेस अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यूज इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, रिमूविंग डस्ट फ्रॉम स्मोक। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन ऑब्जेक्ट के बीच में होता है जिनके अंदर मास होता है। ये सबसे ज्यादा कब होता है? जैसे कि ऑब्जेक्ट में ज्यादा ही मास हो, जैसे कि अर्थ है और सन है, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। जैसे कि कोई भी एप्पल है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ जो है उसका सेंटर हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। जैसे कि एप्पल है, वो एप्पल ऊपर से पेड़ से गिरी
तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगी अर्थ पे, ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे उसको खींच रही है। रेन बारिश होती है नीचे होती है, ऊपर तो नहीं जाती। डाइविंग, कोई डाइवर है वो डाइव मारेगा वो नीचे आएगा, कॉइन है वो नीचे गिरेगा, कोई भी बॉल है ऊपर से जो थ्रो करेंगे हम वो नीचे आएगी। अर्थ की ग्रेविटी हमेशा ऑब्जेक्ट्स को नीचे पुल करती है, खींचती है। फिर है प्रेशर। हमने पढ़ लिया फोर्स क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि प्रेशर क्या है। देखिए ये एरिया है, इस पे हमने फोर्स लगाई, इस एरिया पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो एक यूनिट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि मीटर स्क्वायर होता है ना, एक कोई भी यूनिट या कुछ भी आ जाएगा, कोई भी यूनिट, मीटर सेंटीमीटर, ऐसे एक यूनिट स्क्वायर एरिया में फोर्स कितना इफेक्ट कर रही है। ये एक यूनिट स्क्वायर एरिया मान लेते हैं हम, इस एरिया में, सिर्फ इतने एरिया में, बाकी हमें नहीं पता, सिर्फ इतने एरिया में फोर्स कितना इफेक्ट, प्रभाव डाल रही है, उसको हम कहेंगे कि वो फोर्स इतना प्रेशर डाल रही है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हर यूनिट एरिया पे फोर्स जो लग रही है उसको हम प्रेशर कहेंगे, एक यूनिट एरिया पे। इट टेल्स अस हाउ कंसंट्रेटेड अ फोर्स इज ऑन अ सरफेस। हमें ये दिखाता है कि एक फोर्स एक सरफेस पे कितना कंसंट्रेट दिखा रही है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स क्या है, एक पुश और पुल जिसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। एरिया है एक सरफेस एरिया जिसपे फोर्स एक्ट कर रही है, इन मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। प्रेशर को हम पास्कल यूनिट से मानते हैं, मेजर करते हैं। फिर पास्कल छोटा पड़ जाए, क्या पता छोटी यूनिट छोटा लगे, तो उसके लिए हम लार्जर यूनिट भी यूज करते हैं जो है किलो पास्कल। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट एक पास्कल। प्रेशर जब एक न्यूटन फोर्स एक मीटर स्क्वायर के एरिया पे लगती है तो वो एक पास्कल का प्रेशर जनरेट करती है। ठीक है, तो एक पास्कल के इसके इक्वल होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज ऑफन लार्ज, प्रेशर ज्यादातर क्या होता है, बड़ा प्रेशर ज्यादा लगता है, ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम किलो पास्कल जैसी बड़ी यूनिट को यूज करते हैं। एक किलो पास्कल किसके इक्वल होता है, 1000 पास्कल्स के। की पॉइंट, स्मॉलर एरिया हायर प्रेशर, लोअर प्रेशर, लार्जर एरिया लोअर प्रेशर। देखिए इतना एरिया हम मान लेते हैं, अगर उस पर फोर्स लगा रहे हैं हम, इस हैंड की फोर्स लगा रही हूं, तो क्या होगा, इस पूरे एरिया पे फोर्स डिवाइड हो जाएगी। पर अगर एरिया छोटा हो गया तो फोर्स तो उतनी लग रही है ना, फोर्स तो उतनी लग रही है, पर एरिया में जो फोर्स डिवाइड हुई थी वो इकट्ठी एक जगह पे लगेगी, एक जगह पे लगेगी तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो स्मॉलर एरिया, जितना छोटा एरिया होगा वो फोर्स उतनी ही एक एरिया पे कंसंट्रेट करेगी, एक एरिया पे कंसंट्रेट करेगी तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर जितना बड़ा एरिया होता जाएगा वो फोर्स फैलती जाएगी, उसको डिवाइड होना पड़ेगा, डिवाइड होगी तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ के, जैसे कि नाइफ है, चाकू होता है, उसका शार्प एज होता है, अगर उसका एज शार्प ना हो, जहां से हम पकड़ते हैं चाकू को, क्या वहां से हम किसी चीज को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, मुश्किल, वो नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि वो एरिया लार्ज हो जाएगा। पर नाइफ का क्या होता है, एज शार्प होता है, वो छोटा एरिया हाई प्रेशर, तो कट्स इजीली। फिर है स्कूल बैग स्ट्रैप, आपके जो स्कूल के बैग के स्ट्रैप्स होते हैं वो, ठीक है, वो वाइड होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि जो हम उसको अपने कंधों पे टांग के लेके जाएंगे तो वो प्रेशर, जो वेट है उसका, फोर्स, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डिस्ट्रीब्यूट होने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो शोल्डर पेन नहीं होगा। फिर क्वेश्चन एग्जांपल, एक पर्सन अगर क्वेश्चन पे खड़ा है तो वो क्वेश्चन ज्यादा ढलेगा, पर अगर वो क्वेश्चन पे लेट जाएगा तो वो कम ढलेगा। फिर है ट्रैक्टर के टायर, ट्रैक्टर के टायर वाइड क्यों होते हैं, ताकि वो सोयल में ना धसे। कैमल के फीट, वो ब्रॉड फीट होते हैं जिससे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और वो
कैमल उस पे रेत पे अच्छे से वॉक कर सकता है। रेलवे ट्रैक, स्लीपर्स जो होते हैं वो वेट को स्प्रेड कर देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, जो ट्रैक्स हैं वो नीचे सिंक नहीं होते। न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं हम। एक बॉय है जिसका वेट है 400 न्यूटन। 400 न्यूटन का बॉय है, वो एक पैर पे खड़ा है, तो उसके एक पैर का एरिया क्या है, 0.02 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। हमें क्या निकालनी है, प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है ग्राउंड पे। क्या करेंगे हम, 400 डिवाइड बाय प्रेशर, वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, 400 डिवाइड बाय 0.02, 0.02 को हम यहाँ से, हमारे डेसिमल नंबर है तो नीचे 2 रह जाएगा, 2 0 ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 20,000 पास्कल। उसको हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। एक किलो पास्कल में कितने पास्कल्स होते हैं, 1000। तो हमने उसको 1000 से डिवाइड किया 20,000 को, तो क्या आया हमारे पास, 20 किलो पास्कल। तो एक जो बॉय है वो ग्राउंड पे 20 किलो पास्कल का प्रेशर लगा रहा है। फिर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग में एयर है उसमें वेट होता है, ऑफ कोर्स होता है। वो वेट क्या, वेट प्रेशर लगाता है क्या, वो वेट क्या करता है, हमारे जो सराउंडिंग में हर चीज है उस पे फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है तो क्या होता है, वो फोर्स प्रेशर भी जनरेट करेगी। जो वो द फोर्स पर यूनिट एरिया, वो पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही है एयर के द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे हमें बताया गया है 101.3 किलो पास्कल्स होता है। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे पहाड़ है, एक जगह पहाड़ मान लीजिए, और दूसरी जगह ये सी लेवल है। ये सी लेवल, ये पहाड़, ठीक है। तो और यहां तक इतना हम मान लेते हैं हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इतनी एयर का प्रेशर हमें यहां पे लगेगा, यहां पे कितनी एयर का प्रेशर लगेगा, इतनी एयर का। और यहाँ पे सी लेवल पे कितनी एयर का प्रेशर लगेगा, इतनी एयर का। कौन सी एयर ज्यादा है, सी लेवल वाली एयर ज्यादा है। सी लेवल वाली एयर अगर ज्यादा है, फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मतलब कि जितना नीचे ढलान वाला एरिया होगा वहां पे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। जितना ऊपर जाते रहेंगे हमारा वो जो ऊपर वाली एयर है वो हमसे कम होती जाएगी। अगर हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे थे हम, यहाँ पे आगे, तो पहले हमारे पास इतना प्रेशर लग रहा था, इतनी एयर का प्रेशर लग रहा था। अब हमारे पास यहाँ पे हम तो इतनी एयर का प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो कम होगा। हमने पढ़ लिया हाई प्रेशर कहाँ पे होता है, सी लेवल या प्लेन्स पे ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उनपे थिक कॉलम होता है जो एयर का, वो प्रेस करता है। लो प्रेशर कहाँ पे होता है, हाई एल्टीट्यूड्स पे, क्योंकि जो उनके ऊपर एयर है वो कम होती है। रीजन, प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट सिंस द वेट ऑफ एयर रिड्यूसेस। वेदर इफेक्ट, वेदर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वार्म एयर होती है वो ऊपर जाती है, लो प्रेशर, ठीक है। कोल्ड एयर नीचे आती है, हाई प्रेशर। शॉर्ट में क्या है, जितना ज्यादा लो अल्टीट्यूड होगा, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, जितनी ज्यादा कम हाइट होगी उतना ज्यादा प्रेशर ज्यादा प्रेशर होगा, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ही कम प्रेशर होगा। ये क्रिएट कैसे होता है, द लेयर ऑफ एयर अबव अस इज वेरी थिक। जो एयर की लेयर है हमारे ऊपर वो बहुत मोटी होती है, थिक होती है। तो उस ह्यूज कॉलम का वेट प्रेस करता है अर्थ के सरफेस पे नीचे की तरफ। वो प्रेसिंग फोर्स क्या कहलाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर है एक्सपेरिमेंट्स।
सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है मैग्डेबर्ग हेमिस्फीयर्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, दो हेमिस्फीयर होते हैं, हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है। इनके अंदर से जो इनको पहले हम ज्वाइन करते हैं और फिर क्या करते हैं, एयर टाइटली ज्वाइन करते हैं और फिर सारी एयर इनके अंदर से निकाल लेते हैं। एयर निकालने के बाद अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है। वैक्यूम क्रिएट होने के बाद बाहर से उन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है उनको टाइटली पकड़ लेता है। टाइटली पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उन दोनों हेमिस्फीयर से हॉर्सेस को अटैच कर दिया। फिर हॉर्सेस को अटैच करने के बाद हॉर्सेस ने ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचा उनको, फिर भी वो अलग नहीं हो पाए। इतना लार्ज प्रेशर एयर ने एक्सर्ट किया है। फिर है अवर बॉडी एंड एयर प्रेशर। क्या आपने सोचा कि अगर एयर इतना ही प्रेशर लगा रही है तो हम क्यों बचे हुए हैं, हम क्रश क्यों ना जाते? क्योंकि हमारी बॉडी इसलिए क्रश नहीं होती क्योंकि जो हमारे अंदर ब्लड का प्रेशर है वो बाहर के एयर प्रेशर से बैलेंस हो जाता है। फिर हाई एल्टीट्यूड्स पे अगर हम जाते हैं तो कुछ लोगों की नोज ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, तो फिर हमारे अंदर का प्रेशर क्या होता है, वो ज्यादा हो जाता है। फिर वो हमारी नसें वगैरह फट जाती हैं। फिर उसके कारण क्या हो सकता है, नोज ब्लीडिंग होती है। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन, सबसे पहले ड्रिंकिंग स्ट्रो। कोई भी पानी है, आप उसमें ड्रिंकिंग स्ट्रो डालेंगे तो उसको अगर हम खींचेंगे तो क्या होगा, वो प्रेशर जो अंदर है स्ट्रो के वो कम हो जाएगा। वो हमने एयर एग्जर्ट, अपने जो स्ट्रो में एयर थी वो हमने बाहर निकाली। बाहर निकालने से क्या होगा, जो वाटर पे है, वाटर के अंदर एयर है ना, वाटर के मतलब ऊपर, यहाँ पे वाटर उसके ऊपर एयर जो है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे एयर वो वाटर पे लगेगा। वाटर पे लगेगा तो क्या होगा, उस वाटर को वो स्ट्रो में धकेल देगा। धकेलने के बाद वो हम तो पहले ही खींच रहे हैं उसको, फिर वो क्या होगा, पानी ऊपर आ जाएगा। फिर सिरिंज, सिरिंज में क्या होता है, जैसे कि पिचकारी है, पिचकारी को हमने पीछे से खींचा, पिस्टन को खींचा, उसकी जो पीछे होती है उसको पिस्टन कहते हैं। पीछे से खींचने के बाद क्या हुआ, जो प्रेशर है उसके अंदर वो कम हो गया। कम हो गया तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो लिक्विड पे लगा, उस लिक्विड को सिरिंज में धकेल दिया गया और वो ऊपर आ गया। ठीक है। ड्रॉपर, ड्रॉपर को अगर हम ऐसे दबा के एक बार प्रेस करके रिलीज करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड ऊपर आ जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको लिक्विड को पुश कर देता है। फिर रबर सकर, रबर सकर सक्शन कप भी कहते हैं उसको, जिसकी कहीं जगह दुकानों पे लगा होता है, एक रबर का हैंगर सा होता है, वो लगा होता है। तो उसको क्या कैसे लगाते हैं, अगर ऐसे लगा के छोड़ देंगे नहीं होगा, उसको हम लगाएंगे, उसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद क्या होगा, बाहर एयर निकल जाएगी। बाहर एयर निकल गई तो अंदर वैक्यूम फॉर्म होगा। वैक्यूम फॉर्म होने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जो वो सकर को होल्ड करके रखेगा सरफेस पे। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग गया। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई होता है पर हमें वो फील नहीं होता क्योंकि वो हमारे ब्लड प्रेशर से बैलेंस हो जाता है। सी लेवल पे कितना होता है, 101.3 किलो पास्कल्स। प्रेशर हाइट के साथ डिक्रीज होता है, जैसे कि माउंटेन्स पे कम हो जाता है। शॉर्ट में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल है वेट ऑफ एयर प्रेसिंग ऑन एवरीथिंग। एयर का वो वेट जो हर चीज पे प्रेस कर रहा है, ये इनविजिबल होता है पर पावरफुल होता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट से और डेली लाइफ के एप्लीकेशन से प्रूव कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।